आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जो यूरोप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है और ये हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग के बराबर है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम है। ये 4 देशों से मिलकर बना है: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड के संविधान का क्रमिक विकास हुआ है। इसका निर्माण किसी निश्चित समय में किसी संविधान सभा ने बैठ करके नहीं किया है, इसलिए क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, तो ये ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता मानी जाती है। इसका संविधान इस संविधान का विकास अलग अलग कालों में हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन काल। ये 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक माना जाता है। इंग्लैंड के इतिहास में सबसे पहले रोमन, केल्ट और सैक्सन जातियों का जब आगमन हुआ तो इसके संविधान का विकास आरंभ माना जाता है। इसके बाद 5वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ पर एंग्लो सैक्सन जाति की प्रधानता हो गई और यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी। इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो इसमें राजपद का प्रादुर्भाव हुआ है और दूसरी विशेषता ये है कि इसमें स्थानीय स्वशासन का भी विकास हुआ है। तो आरंभ में जो एंग्लो सैक्सन जातियाँ थी, उनके विभिन्न दलों ने अलग अलग राज्य स्थापित किए, लेकिन बाद में इसमें वेसेक्स के राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। वेसेक्स का राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद राजपद का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन राजा का जो चुनाव था वो विटनेचमोट नामक एक सभा करती थी। राजा का चुनाव विटनेचमोट नामक एक सभा किया करती थी और ये शासन की नीति निर्धारण करना, कर लगाना, शासन प्रबंध करना और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य भी किया करती थी। तो इससे एक सीमित राजतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रिटेन में अभी निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। दूसरा इस काल की विशेषता ये है कि इसमें स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ है। स्थानीय स्वशासन का मतलब कि इस काल में पूरा देश शायरों में, शायर हंड्रेड्स में और हंड्रेड्स गांव और शहरों में विभक्त थे, जिन्हें टाउनशिप कहा जाता था। इसके उपरांत नॉर्मन एंड जीवन काल की स्थापना हुई और नॉर्मन एंड जीवन काल की स्थापना 1066 से 1153 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें नॉर्मन के राजा विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर ली और उसने अपना यहाँ पर एक शासन स्थापित किया। उसने चर्च को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और सब कुछ राजा के अधीन हो गया। उसने विटनेचमोट नामक जो संस्था थी, जो एंग्लो सैक्सन काल में थी, उसे समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर उसने मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की। ये माना जाता है कि मैग्नम कॉन्सिलियम से ही आगे जाकर संसद का प्रादुर्भाव हुआ और क्यूरिया रेजिस से आगे जाकर के कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की उत्पत्ति हुई। नॉर्मन मैग्नम कॉन्सिलियम जो थी वो विटनेचमोट की तरह ही राजा को कर लगाने, शासन प्रबंध करने में और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य करने आदि में सहायता करती थी। और जब भी गंभीर मामले होते थे तो मैग्नम कॉन्सिलियम से सलाह ली जाती थी और जो साधारण मामले होते थे उन्हें क्यूरिया रेजिस से सलाह ली जाती थी। तो इस तरह इस समय राजा ने विटनेचमोट को समाप्त करके 2 संस्थाओं की स्थापना कर दी थी और इन्हीं से आगे संसद और कैबिनेट की उत्पत्ति हुई। ठीक है। इसके उपरांत शुरू होता है प्लांटेगनेट काल 1153 से 1399 तक जो रहा और लंकास्टियन काल जो 1399 से 1485 तक रहा। हेनरी II के समय तक तो इंग्लैंड का शासन सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन उसके उपरांत उसके जो उत्तराधिकारी थे, जैसे रिचर्ड थे और जॉन थे, उनकी गलत नीतियों की वजह से क्रांति की आग भड़कने लगी थी और उस समय जो राजा वो जो थे सम्राट जॉन, उनके समय में बैरनों ने विद्रोह सा कर दिया
क्योंकि बैरनों ने जॉन को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने उसको मैग्ना कार्टा मानने के लिए बाध्य कर दिया। मैग्ना कार्टा का मतलब है एक महान राजपत्र। इसका ब्रिटेन के संविधान में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बल्कि पूरे विश्व में इसका काफ़ी महत्व माना जाता है। इस राजपत्र में इंग्लैंड का इतिहास ऐसे स्थल पर पहुंच चुका था जहां पर दो में से एक रास्ते को चुनना था, या तो राजा का मनमाना शासन और या फिर विधि का शासन। तो उस समय रनीमेड नामक स्थान पर बैरनों की विजय से दूसरे रास्ते को अपनाया गया, यानी कि विधि का शासन। तो उसमें ये तय निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद यानी मैग्नम कॉन्सिलियम की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगाएगा, और दूसरा ये कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक बंदी नहीं बनाया जाएगा जब तक कि, और उसे निर्वासित भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, और अपराध उसकी मात्रा और स्थिति के अनुसार ही दिया जाएगा। मतलब दंड उसकी अपराध की मात्रा और स्थिति के अनुसार ही दिया जाएगा। इसके उपरांत हम लेते हैं कि पार्लियामेंट का उदय कैसे हुआ। तो पार्लियामेंट का उदय ये माना जाता है कि नॉर्मन एंजीवन काल की मैग्नम कॉन्सिलियम जो थी उसी से संसद की उत्पत्ति हुई है। उस समय कुछ राजाओं ने, जैसे तो जॉन ने 1213 में और हेनरी तृतीय ने 1254 में एक ऐसी सभा बुलाई थी। लेकिन 1256 में जो बैरनों का नेता था साइमन डी मॉन्टफोर्ड, उसका नाम था साइमन डी मॉन्टफोर्ड, उसने भी एक ऐसी सभा बुलाई। उसमें इसने नगर के जो प्रतिनिधि थे उनको भी शामिल किया। लेकिन इसके बाद 30 वर्ष तक ऐसी कोई सभा नहीं बुलाई गई कि जिसमें नगर के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। 1295 में एडवर्ड फर्स्ट ने संसद की बैठक बुलाई। इसको मॉडल पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है। इसमें ये इसलिए विख्यात है क्योंकि इसमें सभी प्रमुख वर्गों, बैरन, पादरी, नाइट और नगरों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उदय हुआ और सच्ची प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो द्विसदनात्मक पद्धति है वो भी ब्रिटिश संविधान की ही देन है। उस समय जब 1295 में मॉडल पार्लियामेंट बुलाई गई थी तो उस समय इसमें 3 तरह के लोग थे। एक तो बहुत उच्च वर्ग के सामंत, मतलब सामंत वर्ग, और एक पादी वर्ग और एक जनसाधारण वर्ग। लेकिन कुछ समय बाद समान हितों के कारण जो उच्च कोटि के सामंत थे और पादरी थे वो एक तरफ बैठने लगे, और जो निम्न कोटि के सामंत थे और जनसाधारण थे वो दूसरी ओर बैठने लगे। तो इस तरह से द्विसदनात्मक पद्धति का विकास हुआ। जो उच्च वर्ग था उसको तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया, और जो दूसरा सदन था उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा गया। इसके बाद ट्यूडर काल शुरू होता है। ये 1485 से 1603 ईस्वी तक रहा। इस समय हेनरी ट्यूडर ने एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसके राज्य में शांति और सुख समृद्धि काफ़ी थी। उसके पास इतनी आर्थिक शक्ति थी कि इसको संसद बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इसलिए पूरा का पूरा शासन राजा के हाथ में चला गया। लेकिन इसके बाद जब इसी काल में एलिजाबेथ प्रथम हुई तो उसने कई मामलों में संसद से वापस सलाह मशवरा लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1603 से 1714 तक स्टुअर्ट काल रहा। उस समय महारानी एलिजाबेथ के कोई पुत्र या कोई संतान न होने के कारण उस जो स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके हाथ में इंग्लैंड का शासन आ गया। लेकिन उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास व्यक्त किया। इससे कई लोग इससे अप्रसन्न हो गए और इसकी आग का सामना उनके पुत्र चार्ल्स फर्स्ट को करना पड़ा। चार्ल्स फर्स्ट से 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स को मनवाने में संसद सफल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संसद को भंग कर दिया और ज़बरदस्ती कर वसूला। ऐसी स्थिति में गृह युद्ध चला और चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दे दिया गया। और मृत्युदंड देने के बाद इंग्लैंड में 1649 में क्रामवेल के संरक्षण में गणतंत्र की स्थापना की गई। ये शासन करीबन 11 वर्षों तक चला। इसके बाद 1660 में इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स सेकंड जो था उसको गद्दी पर बैठाया गया। जो चार्ल्स फर्स्ट का पुत्र था उसको गद्दी पर बैठाया गया।
उस समय एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ, वो था कैबिनेट का उदय। चार्ल्स सेकंड के समय में जो प्रिवी काउंसिल थी वो काफ़ी बड़ी संस्था बन चुकी थी और चार्ल्स सेकंड ने 1667 ईस्वी में कुछ चुने हुए व्यक्तियों से परामर्श लेना शुरू किया। इसके बाद जब राजतंत्र की वापस स्थापना हो गई थी तो उस समय ब्रिटेन संविधान में एक महत्वपूर्ण विकास और हुआ, वो था कैबिनेट का उदय। कैबिनेट का उदय इस तरह हुआ कि उस समय प्रिवी काउंसिल एक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, तो राजा ने कुछ व्यक्तियों से परामर्श लेना शुरू किया जिनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर उनको काबाल कहा गया। इनके नाम थे क्लिफोर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लैंडरडेट। तो इस तरह से इन्हीं व्यक्तियों को बाद में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो इन्हीं से बाद में कैबिनेट बनी। इस समय एक और एक्ट था, हैबियस कॉर्पस एक्ट, उसकी उत्पत्ति भी हुई। इसको 1679 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका मतलब ये था कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता था। चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड राजगद्दी पर बैठा और जेम्स सेकंड ने भी संसद की अपेक्षा प्रारंभ कर दी। इसलिए संसद ने ऑरेंज के जो नेता थे, ऑरेंज के जो राजकुमार थे, विलियम थर्ड, उनको आमंत्रित किया। 1688 में विलियम थर्ड ने आक्रमण किया और जेम्स फर्स्ट फ्रांस भाग गया। इसको ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसमें रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही परिवर्तन हो गया था। इसके बाद अधिकार पत्र 1689 स्थापित हुआ। 1689 का जो अधिकार पत्र था उसमें विलियम और मैरी से संसद इस अधिकार पत्र को मनवाने में सफल रही कि संसद की स्वीकृति के बिना राजा कर नहीं लगा सकता। राजा को कम से कम वर्ष में एक बार संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी। राजा को कानूनों को रद्द करने का अधिकार नहीं है और शांति काल में संसद की स्वीकृति के बिना राजा स्थायी सेना नहीं रख सकता। राजा किसी विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। जनता को सम्राट के समक्ष शिकायतों को रखने का अधिकार है। संसद सदस्यों को भाषण वाद विवाद की स्वतंत्रता होगी और इसके साथ ही संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी। 1714 में साम्राज्ञी एन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार हनोवर घराने को दे दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हनोवर काल 1714 से प्रारंभ हुआ और हनोवर काल जो वो 1714 से प्रारंभ हुआ, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी के अंतिम समय तक भी कई बंधनों के बाद भी राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हनोवर काल जब आया तो सभी जो जाट राजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे और इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और व्हिग दल के एक नेता थे रॉबर्ट वालपोल, उनको मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार दे दिया गया। इसीलिए रॉबर्ट वालपोल को एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है और राजा के जो अधिकार थे वो धीरे धीरे मंत्रिमंडल के पास में आने लगी और धीरे धीरे मंत्री परिषद जो है वो उत्तरदायी होने लगी, यानी कि राजा के सभी कार्यों के लिए वो मंत्रिमंडल उत्तरदायी होने लगा था और ये मंत्री जो थे वो राजा के प्रति नहीं बल्कि संसद के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रहने लगे और इस तरह धीरे धीरे मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का भी विकास हुआ। इसके बाद है लोकसभा का प्रजातंत्रीकरण। शुरू में लोकसभा जनता के बहुत छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए मताधिकार को धीरे धीरे विस्तृत बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। तो इसके लिए कई कदम उठाए गए, जैसे 1832, 1867, 1884 और 1918 के जो सुधार अधिनियम थे उनके द्वारा मताधिकार को धीरे धीरे व्यापक किया गया। 1928 के अधिनियम द्वारा 21 वर्ष और उससे अधिक के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार दिया गया और 1970 के अधिनियम द्वारा 18 वर्ष की आयु के लोगों को मताधिकार दिया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विकास और हुआ, वो था कि लोक सदन की तुलना में जो लॉर्ड सभा थी उसकी शक्तियों का पतन। काफ़ी समय तक जो वित्तीय विधेयक थे उन सब पर हाउस ऑफ कॉमन्स को ही अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1910 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के एक प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके इस परंपरा को भंग करने की कोशिश की और उससे लगा कि अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन ऐसी स्थिति में दो संसदीय अधिनियम लाए गए, एक तो 1911 का संसदीय अधिनियम और एक 1949 का संसदीय अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों के द्वारा
लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ थी वो काफ़ी कम कर दी गई और इस प्रकार लगभग 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त कर लिया है।